रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायकगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोड के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये हम आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आजादी के लिए हमारी उस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का वो गौरवशाली अतीत लेके चलती है। और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था, जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा है और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए है, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए है, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए। और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं है, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती। एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता है, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता है। ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूं, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो बताया, उसको आज्ञा का पालन करो। और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे
वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है, जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही। और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया है। कई प्रकार से शासन की इन व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया है। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी भाभी मैडम को भी, आपको भी प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री, विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी, माता जयश्री बैनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है। उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, मां नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर गौरवाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित
देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं। जब हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटो भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए और जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको 5 गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा है। उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूं कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यह महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूं, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली। बहुत अच्छे काम हुए। धरती आबा ग्राम विकास योजना केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं आप पढ़े लिखे हैं। आपके गांव में मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरूरत कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले। इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति
श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरांगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से 2 दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक। वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति के प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजनों, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला मां नर्मदा के जल से संप्रसिद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं। 76 ईयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे है। इसीलिए लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत। बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से अच्छी बात, लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक तो आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य है। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा। समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजातीय होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है
कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक के सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम। इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रम चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातीय युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बने रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि वो सरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान, पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहां पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का
अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसी सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान कर। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्यों हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहा है। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में है। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि
कि हम झेल रहे हैं, उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान, क्षेत्रों और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।